हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालय एड्यू हब। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स पर रहेगा। तो हम देखेंगे कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे हिस्ट्री के सिलेबस से। तो उस पर हमारी आज चर्चा रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे जो ट्रेवलर्स वाला चैप्टर है उसमें से है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, what was the postal system in India where in horses were stationed at every 4 miles? देखिए, इब्न बतूता जब इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया के जो पोस्टल सिस्टम है उसको बड़ा इफेक्टिव बताता है और किस तरीके से वो काम करता है उसके बारे में बताता है। तो दो तरह का पोस्टल सिस्टम इंडिया में उसने बताया। एक तो था दावा और दूसरा था उलुक। ठीक है, इसमें से एक तो है जो फुट पोस्टल है, यानी जो एक इंसान के द्वारा भाग भाग कर जो डाक है वो पहुंचाई जाती है, और एक है जिसमें हॉर्सेस का यूज किया जाता है। तो जिसमें आप कह सकते हो कि फुट पोस्टल सिस्टम है वो तो है दावा, और उलुक के अंदर यूज किया जाता है हॉर्सेस को। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है कि यही पोस्टल सिस्टम कौन सा है कि जिसके अंदर हॉर्सेस का यूज किया जाता था। तो आप देखोगे इसका जो आंसर होगा वो सी, उलुक। कि क्या होता था कि हर आप कह सकते हो कि 4 माइल्स के अंदर एक जो है पर्सन विद हॉर्स स्टेशन कर दिया जाता था, और दावा के अंदर हर 1 माइल के अंदर आपको 3 जो पोस्टमैन है वो अपॉइंट किए जाते थे, जो कि आगे भाग भाग कर जो है वो डाक को पहुंचाया करते थे। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे क्या है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर्टिस्ट अकम्पनीड द हुमायूं टू दिल्ली? तो क्या है कि हुमायूं ईरान से कुछ अपने साथ पेंटर्स को लेकर आए थे। 2 पेंटर्स थे। एक आपको देखने को मिलेगा मीर सैयद अली, जो पहले व्यक्ति हैं वो मीर सैयद अली हैं, और दूसरे हैं अब्दु सम्मद। ठीक है, तो बी और डी आपको ऑप्शन बी में मिल जाएंगे। तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरप्पन कल्चर आर करेक्ट? अब हरप्पन कल्चर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो हमसे पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो हम इनको एनालाइज कर लेते हैं। मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। देखिए जी, पहली स्टेटमेंट जो है वो आप देखोगे तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेमी एरिड रीजन में ही हमें मिलते हैं। जैसे एक अगर हम बात करें तो कौन सा, हरप्पा, ये भी सेमी एरिड रीजन में ही है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। ये जितनी आप साइट्स देख रहे हो सारी की सारी सेमी एरिड एरियाज के अंदर है, जहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल है वो बहुत कम है, तो इरिगेशन के साथ ही एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल किया हो सकता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शोरतुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एज इट इज स्टेटमेंट उठाई गई है आपकी एनसीईआरटी से। आपके जहां पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है अगर आप उसके अंदर जाकर देखोगे तो ये लाइन मेंशन है कि शोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर तो कैनाल के ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते? तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि या तो यहां पर कैनाल्स कभी रही ही नहीं, या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो समय के साथ, टाइम पीरियड के साथ वो भर गई और हमें अब उसके ट्रेसेस मिलते नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर, हाउएवर द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। ये सिस्टम जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी बिल्कुल हड़प्पा थी, 1921। मोहनजोदड़ो को 1922 में डिस्कवर किया गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे कहते हैं कि वेल नोन सिटी कौन सी है, वो मोहनजोदड़ो ही है।
क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक तो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, उसकी डिस्कवरी से पहले जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ी साइट थी। ठीक है। और जब हम आपकी बुक जो 12th एनसीईआरटी है, जब उसमें हम जो आप कह सकते हो सिटी प्लानिंग को पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं, तो मोहनजोदड़ो को एज ए एग्जाम्पल उसमें हम देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि वो इसका जो वेल नोन एग्जाम्पल है हड़प्पन कल्चर का। The citadel was an extension of the lower town at the same surface level and was never separated physically from the lower town. ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम सिटी का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि जो सिटाडेल है ना वो हमेशा हाइट पे बना होता था। यहां आपको सिटाडेल मिल जाएगा और नीचे आपको मिलेगा लोअर टाउन। ठीक है। तो सिटाडेल हमेशा हाइट पे बना होता था। तो ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल एक ये स्टेटमेंट भी गलत है। और फिजिकली सेपरेटेड नहीं था, नहीं, उसको फिजिकली सेपरेट किया जाता था, प्रॉपर उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता था। तो आप ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द सिटाडेल एट लोथल वॉज वॉल्ड दो बट एट लोअर सरफेस लेवल। ये कह रहा है कि सिटाडेल को चार दीवारी तो की गई थी, फोर्टिफिकेशन तो किया था, लेकिन वो क्या है सरफेस लेवल पर बिल्ड किया गया था या लोअर सरफेस लेवल पर बिल्ड किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारे यहां पर हमारे पास तीन स्टेटमेंट सही हैं, ए बी और सी, और ए बी सी हमें मिलता है आंसर थर्ड के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रिटीज कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब लिखने वाला जो आदमी है वो है अली बिन उस्मान हुजवीरी। एक्चुअली ये जो बुक है वो उस्मान हुजवीरी की लिखी हुई बुक है। उस्मान उस्मान जो हुजवीरी है उनकी आप कह सकते हो जो दरगाह है ये लाहौर पाकिस्तान में, और ये आज के टाइम पीरियड में ये व्यक्ति की जो दरगाह है वो फेमस है। इनको कहा जाता है दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श के नाम से ये फेमस है। ठीक है। इस बुक के अंदर इन्होंने सूफिज्म के बारे में लिखा है। एक वर्ड आपकी बुक में यूज किया गया है तज़फ्फुफ, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। उसको क्या होता है, उसको ये कैसे प्रैक्टिस करते थे ये बताया गया है। इनकी जो डेथ है वो 1073 लाहौर में हुई, और इनकी जो कब्र के ऊपर जो दरगाह बनाने का काम है वो सुल्तान महमूद गजनवी के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने किया था। तो ये काफी फेमस बुक है, सूफिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में मेंशन भी कर रखा है इसको। तो ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। Archaeologists have classified some of the artifacts discovered from Harappa site as luxuries if these are rare or made from costly non-local materials or with the complicated technology. Faience was a luxurious material used to make. देखो, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोर्सेस की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने एक चीज निकल कर आती है कि आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीजों को लग्जरी और कॉमन प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब उसका बेस क्या है लग्जरी और कॉमन प्रोडक्ट्स में बांटने का, कि लग्जरी प्रोडक्ट वो हो सकता है कि जो हमें बहुत रेयर मिलता है, कम मिलता है, इसलिए हो सकता है कि वो लग्जरी रहा हो। ये हमारी इंटरप्रिटेशंस है, हिस्टोरियंस की इंटरप्रिटेशंस है कि वो कोई चीज कम मिलती है इसलिए हो सकता है कि वो क्या रही हो, लग्जरी रही हो, हर पर्सन उसको यूज नहीं कर रहा था। दूसरा, या फिर वो किसी कॉस्टली मटेरियल से बनाई गई हो जो कि बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसे कहा जा सकता है कि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट रहा हो। या फिर कोई ऐसे मटेरियल से बनाई गई हो जो लोकल अवेलेबल नहीं है, तो वो लग्जरी हो सकता है। या फिर उसको बनाने में कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही हो, इस बेसिस पर उन्हें लग्जरी कहा गया है। उसमें जो फेंस एक एग्जांपल दे रखा है आपके यहां पर, तो ये पूछा गया कि वो फेंस है क्या,
तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पोर्ट्स हुआ करते थे फेंस, ब्लैक कलर के, आपकी बुक में आपको पिक्चर बनी हुई दिख जाएगी उसकी, ठीक है, उन्हें फेंस कहा जाता है, पोर्ट्स। काफी उनको जो बनाने की जो प्रोसेस है ना वो कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए उन्हें लग्जरी की कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया है। चलिए, who was responsible for proposing a policy of pacification in 1780s after period of brutal extermination of 1770s? क्या है ये जो आपका कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब है क्या, देखो अगर आप उस चैप्टर में जाओगे तो एक ट्राइब को मेंशन किया गया है, पहाड़ियाज। पहाड़ियाज एक ट्राइब है जो राजमहल हिल एरियाज के अंदर रहती है। इनकी खासियत क्या थी कि ये प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, तो ब्रिटिशर्स को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के क्या है, बाहर है, दूसरा ब्रिटिशर्स को इनसे क्या नहीं आता, रेवेन्यू नहीं आता। तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि इन लोगों को जबरदस्ती जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से हटाकर और सेटल्ड एग्रीकल्चर पर लाया जाए, ठीक है। इसी कोशिश में आप कह सकते हो कि काफी बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है पहाड़ियाज और ब्रिटिशर्स के अंदर क्रिएट हुई। तो फिर एक पर्सन है जिनका नाम है अगस्टस क्लीवलैंड। ये कहते हैं कि अभी जो हम बहुत बुरे तरीके से इन लोगों को जबरदस्ती खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका कुछ ठीक नहीं है। हमें पैसिफिकेशन यानी कुछ नेगोशिएशंस करके या कुछ लालच देके इन लोगों को जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर पर लाना होगा। तो क्लीवलैंड वो आदमी है जो पैसिफिकेशन की पॉलिसी है वो अपनाता है। इस पॉलिसी में यूं किया गया कि जो पहाड़िया के जो ट्राइब के जो चीफ्स थे उनको ईयरली अलाउंसेस देकर क्या किया गया कि उन्हें ईयरली अलाउंसेस दे दिए गए और कहा गया कि आप अपने मेंस को कंट्रोल रखोगे, कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होने दोगे, जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं आप उनके ऊपर अटैक नहीं करोगे। तो इस तरीके की चीजें, हालांकि पॉलिसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि पहली बात तो कोई भी चीफ अलाउंसेस लेने के लिए रेडी नहीं होता था, और अगर कोई अलाउंसेस ले भी लेता ब्रिटिशर्स से तो उनके लोग, उस चीफ के जो लोग होते थे वो उसी के खिलाफ रिवोल्ट कर देते थे, ठीक है। तो ये पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन था। ये पॉलिसी है किसकी, तो अगस्टस क्लीवलैंड की ये पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ, कि बुद्ध की लाइफ से कौन सा प्लेस जो है वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे लुम्बिनी की, तो ये तो महात्मा बुद्ध का बर्थ प्लेस है, तो ये तो बुद्ध से रिलेटेड है ही। दूसरा बात करोगे आप बोध गया, बिहार के अंदर है, लुम्बिनी नेपाल में है, बोध गया बिहार के अंदर है। ये वो प्लेस है जहां पर आप कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई बुद्ध को, तो ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। कुशीनगर वो जगह है जहां पर बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, या निर्वाण कहा जाए, महापरिनिर्वाण कहा जाए, महात्मा बुद्ध की डेथ कही जाए, तो एक ही बात है। तो मैसूर वो जगह है जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों के तीनों प्लेस हैं वो महात्मा बुद्ध की लाइफ से ही रिलेटेड है। अगला देखिए, आफ्टर विच ऑफिसर द स्कल्पचरल पैनल्स ऑफ अमरावती स्तूपा नेम्ड। अब इसमें क्या है कि अमरावती का जो स्तूप है उसमें से क्या हुआ कि कुछ स्कल्पचर्स जो है वो उठाकर वो ऑफिसर मैसूर के जो है म्यूजियम के अंदर उसको वो ले गया। तो उन जो स्कल्पचर्स है उसका जो नाम है वो उसी ऑफिसर के नाम पर दिया गया है, और वो ऑफिसर का नाम है वॉल्टर एलियट।
उन्हें एलियट मार्बल्स कहा जाता है, जो स्कल्पचर्स वो वहां से अमरावती से कैरी करके मैसूर जो है वो म्यूजियम के अंदर वो ले गए। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सेट करना है, मतलब इसका सीधा सा ये है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो पहले वाले को पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसको सेट करते जाएंगे। देखिए अगर आप संथाल रिबिलियन की बात करते हैं तो संथाल रिबिलियन जो है ना वो है 1855 से 56 का। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल ये आया था 1793 के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। रियोट रिबिलियन इन डेक्कन अगर आप ये देखोगे तो ये है 1875 का, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन ये आया 1820। तो अगर इसमें आप देखोगे सबसे पहले जो घटना हुई वो है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए सी किस में है, सी या तो ए में है या सी ऑप्शन में है। तो सीधा सा मतलब है कि ना तो बी हो सकता है ना डी हो सकता है, ए या सी में से आंसर होगा। फिर आप देखिए कि किस कौन सी घटना हो रही है। 1773 के बाद क्या आएगा 1793। अब इन दोनों में बी दूसरे नंबर पे कहां पर आ रहा है, तो दोनों में आप देखोगे बी क्या है दूसरे नंबर पर है। तो अब हमें तीसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है 93 के बाद ईयर कौन सा आता है, अगर इसमें देखोगे तो 1820, यानी ई ई तीसरे नंबर पे आना चाहिए। तो ई तीसरे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। यहां से हमारा आंसर तो क्या हो गया सोल्व हो गया। तो सी बी ई ए डी यही हमारा सीक्वेंस भी है। तो इसको हम देख लेंगे। सीक्वेंस का मतलब यह है कि एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही बनता है कि अगर आप सी पहले देखोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर बी पे देखोगे तो बी पे ऑप्शन आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट 1793 का। ई का देखोगे तो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट उसके बाद 1820 में आया। फिर आप देखोगे ए यानी संथाल रिबिलियन 1855 का, और फिर लास्ट में डी रियोट रिबिलियन इन डेक्कन ये 1875 का है। तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। अब हमें मैच करना है, यहां पर हमें कुछ बुक्स दे रखी हैं और उनका क्या आप कह सकते हो सब्जेक्ट क्या है उसके साथ मैच करना है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या दिया गया है उस पर हमें डिस्कशन करना है। तो सुत्त पिटक में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें सुत्त पिटक टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ये आ रहा है नंबर 4 पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है, तो अभिधम पिटक में है फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, ये 3rd पे हो गया। फिर विनय पिटक के अंदर है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बुद्ध संघ, तो इसको हम विनय पिटक को ए से मैच करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन से। और दीपवंश, दीपवंश और महावंश 2 किताबें हैं जो बुद्धिज्म की आप रीजनल हिस्ट्री से डील करती हैं, श्रीलंका में लिखी गई हैं ये। तो दीपवंश और महावंश इसके अंदर आप देखोगे द क्रॉनिकल्स ऑफ आइलैंड। तो ए का क्या होना चाहिए 4, ए का 4 2 में या तो ऑप्शन 1 में है या ऑप्शन 3 के अंदर है। फिर ये बात करता है बी का क्या होना चाहिए 3rd, बी का 3rd सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा इसी ऑप्शन के अंदर। तो इससे हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए देखिए द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड इज नोन एज, क्या कहते हैं उस प्रैक्टिस को जिसके अंदर एक महिला के मतलब एक से ज्यादा पति हो, ठीक है। इसका एग्जांपल महाभारत में हमें देखने को मिलता है। उस प्रैक्टिस को कहा जाता है पॉलीएंड्री। देखो अगर एक व्यक्ति के एक मैन के अगर एक से ज्यादा वाइफ्स होंगी तो उसे कहा जाएगा पॉलीगैमी, ठीक है। एक्सोगैमी का मतलब ये होता है कि अब एक सर्टेन ग्रुप से आप कह सकते हो मैरिज आउट ऑफ ग्रुप और क्लास, उससे बाहर शादी करना।
एंडोगैमी का मतलब कि एक सर्टन ग्रुप और क्लास में ही शादी करना। और पोलियंड्री का मतलब हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, इसका मतलब होता है। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए, ये कुछ लिस्ट ऑफ लीडर्स दे रखे हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में जनता को लीड किया। तो कहां कहां से उन्होंने लीड किया, कौन सा लीडर कहां से लीड कर रहा है, हमें उसको मैच करना है। देखो, अगर शाहमल की बात करें तो इन्होंने लीड किया था भरूच से, यूपी जगह, भरूच से इन्होंने लीड किया। अगले है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने लीड किया आरा, बिहार से। ठीक है, जो नाना साहिब हैं वो लीड कर रहे हैं कानपुर से, और जो बिरजिस कादिर है उन्होंने लीड किया है लखनऊ से। तो ए का फोर्थ। वैसे तो हमारा इन क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही ऑप्शन पता होता है और आपका आंसर आ जाता है। जैसे हमने देखा कि ए का क्या है, 4, तो ए का 4 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको एक आता है तो बाकी भी आपके अपने आप क्या हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। आप इसमें चेक कर सकते हैं, हमने ए का 4 लगाया, बी का क्या है, फर्स्ट आ रहा, सी का क्या है, सॉरी नाना साहिब सेकंड, सी का सेकंड कानपुर, हाँ सही है। और बिरजिस कादिर डी का थर्ड लखनऊ। तो इसी तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। ये हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने उस टाइम पीरियड में रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड में लीड किया पब्लिक को अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी सिस्टम। ये जो ब्रिटिशर्स ने रैयतवाड़ी सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, जो कि 1820 का है, बॉम्बे डेक्कन में अप्लाई किया था इसको, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। क्या वो सही है या नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। देखिए, द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाज एस्टिमेटेड, बिल्कुल सही है। उन्होंने एस्टिमेशन लगाया कि कौन सी सॉइल है जो वो, आप कह सकते हो कि कितनी इनकम दे सकती है, उसका एस्टिमेशन लगाया उन्होंने। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ रियोट। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि एग्रीमेंट डायरेक्ट किसान से ही किया गया था, बीच में कोई जमींदार नहीं था परमानेंट सेटलमेंट की तरफ। तो हर रियोट की जो है वो जो रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी कितनी है उसको असेस किया जाता था कि कितना रेवेन्यू वो दे सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोपोर्शन ऑफ द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एज अ शेयर ऑफ द स्टेट, और स्टेट को कितना रेवेन्यू दिया जाएगा ये फिक्स कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डिमांड वाज परमानेंटली फिक्स्ड, इसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। रेवेन्यू को हर 30 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद दोबारा असेस किया जाएगा और देखा जाएगा कितना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें गलत स्टेटमेंट पूछी गई है। What is the term used in Aine Akbari to describe the land that has been lain fallow for 3 or 4 years? देखो, आईने अकबरी के अंदर अकबर के टाइम पीरियड का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है, और लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही टैक्स लिया जाता था, और लैंड का डिवीजन कर दिया गया। देखिए आप, पोलाज तो वो लैंड है, ठीक है, जो कभी भी, जिस पर रेगुलर आप कह सकते हो फार्मिंग होती है, जिसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो इसने पूछा कि 3 से 4 साल तक जिसको खाली छोड़ा गया वो जमीन बताइए। तो ये तो वो नहीं है। पोलाज पे तो रेगुलर आप कह सकते हो खेती हो रही है। जो पड़ोती है, इसको कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, इसको फैले छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, लेकिन 3-4 साल के टाइम पीरियड के लिए नहीं, ताकि ये अपनी क्या कर सके, फर्टिलिटी है उसको रिटेन कर सके। बंजर, जो 5 साल से ज्यादा हो गए जिस पर एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है,
वो कौन सी है? बंजर है। तो बची कौन सी? चाचर। चाचर वो लैंड है जिसके ऊपर 3 या 4 साल से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, जिसे खाली छोड़ दिया गया है, वो जमीन चाचर है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? चाचर। चलिए देखिए उसके बाद, हुज टीचिंग आर ऑफन नोन एज भागवती धर्म। ठीक है, तो इसमें हमें टीचिंग्स बतानी है कि किसकी टीचिंग्स को भागवती धर्म से जोड़ा जाता है या किसकी टीचिंग्स को भागवती धर्म कहा जाता है। तो आदमी है शंकरा देव। ठीक है, शंकरादेव जो वो पर्सन है जो असम के थे, उन्होंने हालांकि वैष्णव धर्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी टीचिंग्स को है वो भागवती धर्म कहा जाता है। सुंदरार, संबंदर और बसावन ये साउथ इंडिया के वैष्णव कल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वैष्णव सेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिसको साउथ इंडिया के अंदर अलवार कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसके बाद, हु डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ये आप जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर हम देखेंगे उसके अंदर ये बिल्कुल जो टर्म है, ये सॉरी स्टेटमेंट है, वो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक दिन अवध जो है वो हमारी झोली में आ गिरेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड जो डलहौजी का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो वो ये टाइम पीरियड था जब जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका अनेक्सेशन बहुत आप कह सकते हो फास्ट किया गया, उन्हें बहुत बड़े लेवल पर मर्ज किया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है, इस टाइम पीरियड में एक पॉलिसी चलती थी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता था कि जो किंग बिना किसी सक्सेसर के जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी फैमिली किसी और को गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकते थे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बिना सक्सेसर अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रिंसली स्टेट है उसको ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और अवध वो आप कह सकते हो कि स्टेट थी जिसको मर्ज किया गया ब्रिटिश एम्पायर में, क्योंकि डलहौजी की इसके ऊपर बहुत टाइम से नजर थी, तो इसलिए वो कह रहा है कि जल्दी हमारी झोली में आ गिरेगा। ठीक है, हालांकि इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाकर नहीं किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर लगाया था माल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रैक्टिस है उसका इल्जाम लगाकर इसको हड़प लिया था डलहौजी ने। फिर देखिए, द गज लक्ष्मी स्कल्पचर इज रिप्रेजेंटेड एज, एक पिक्चर है आपके जो एंशियंट हिस्ट्री वाली बुक है उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन है, जिसमें वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म और इनके बारे में बताया गया है, बिलीफ्स के बारे में बताया गया, प्रैक्टिसेस के बारे में, उसमें एक पिक्चर दी गई है गज लक्ष्मी की। वो इसमें ये पूछा गया कि गज लक्ष्मी को किसने सराउंड कर रखा है? बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। गज हाथी को कहा जाता है, तो सराउंडेड बाय एलिफेंट्स, इसमें कुछ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। फिर आप देखेंगे, When was the हिंदू महासभा फाउंडेड? हिंदू महासभा कब बनाई गई? हिंदू महासभा एक्चुअली एक पार्टी थी जो रिप्रेजेंट करती थी हिंदूज के इंटरेस्ट को ड्यूरिंग आवर नेशनल स्ट्रगल, तो वो बनाई गई थी 1915 के अंदर। फिर आप देखिए, व्हाट डज अ स्तूपा रिप्रेजेंट एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप इन स्कल्पचर? देखिए स्तूपा किस चीज का सिंबल है उसमें वो हमें बताना है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, स्तूपा महापरिनिर्वाण का क्या है? सिंबल है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। एक्चुअली क्या है, स्तूप जो महात्मा बुद्ध की बॉडी रिमेन्स है ना उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो वो महात्मा बुद्ध के डेथ का सिंबल माना जाता है या महापरिनिर्वाण का सिंबल माना जाता है। ठीक है जी, फिर देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी टीचर्स दरगाह आर लोकेटेड इन दिल्ली? देखिए शेख मोइनुद्दीन सिजी ये आपको मिलेगी अजमेर के अंदर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बिल्कुल इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी जो फरीदुद्दीन गंज शकर है इनकी दरगाह आपको मिलेगी अजोधन पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली के अंदर। और शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इसके तो नाम में ही मेंशन है, तो इनकी भी दरगाह जो है आपको दिल्ली के अंदर मिलेगी। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी मिल रही है? एक तो हमारा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, एक हमारा ऑप्शन डी हो गया निजामुद्दीन औलिया, और एक हमारा ऑप्शन ई हो गया, बी डी और ई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, बी, डी और ई। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा हमारा ये सेशन, मजा भी आया होगा क्वेश्चंस को देखकर, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के सवाल हैं जो हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उससे पूछे जाते हैं सीयूईटी में। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारा ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।